जय भीम, जय संविधान। आइए, संविधान नामा के वीडियो नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम शिक्षा के अधिकार जो अनुच्छेद 21 का के रूप में संविधान सभा 86 संविधान सभा संशोधन के द्वारा जो है जोड़ा गया, और यह एक बेसिक जीवन, एक गरिमामय जीवन जीने के लिए शिक्षा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बेसिक ज़रूरत है प्रत्येक मानव का। एक कोटेशन है डॉक्टर अंबेडकर का, जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, हमें हमारे प्रति हो रहे अन्याय के विरोध का हमारे प्रति हो रहे अन्याय का विरोध स्वयं करना होगा। हमारे प्रति हो रहे अन्याय का विरोध स्वयं करना होगा। और गौतम बुद्ध ने भी इस बात को अपने धम्मोपदेश में कहा था कि अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बने। इसलिए हमारे जो महापुरुष हुए, उन्होंने अपना काम स्वयं, अत्तदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। और डॉक्टर अंबेडकर के कोटेशन से ये होता है कि हमें स्वयं जागरूक होना चाहिए। हमें अपने अधिकारों भी नहीं, अपने कर्तव्यों दोनों के प्रति सजग रहना है। अनुच्छेद 21 शिक्षा के अधिकार की बात करता है, लेकिन इसमें क्या प्रावधान किया गया है, आइए हम जानते हैं। अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार की बात करता है। राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। यह है बेयर एक्ट की शब्दावली, संविधान की बेयर एक्ट की शब्दावली। आइए हम इसे सरल शब्दों में समझते हैं। भारतीय संविधान के 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 21 के बाद अनुच्छेद 21 का काफी लंबे समय की मांग के बाद यह अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। यह अनुच्छेद 21 का उपबंधित करता है कि राज्य ऐसी रीति से जैसा कि विधि बनाकर निर्धारित करे 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। राज्य जो है अनिवार्य शिक्षा का उपबंध करेगा। अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, लेकिन कुछ बिंदु स्पष्ट नहीं थे, जिसके फलस्वरूप निःशुल्क एक कानून पास किया गया, जिसका नाम रखा गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। यहाँ शिक्षा की जो बात की जा रही है वो प्रारंभिक शिक्षा, क्योंकि कक्षा 1 से कक्षा 8 तक की शिक्षा की बात इस जो है एक्ट में, इस कानून में लाया गया, जिसका नाम रखा गया निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार द्वारा इसे लागू किया गया। इस अधिनियम के मुख्य व महत्वपूर्ण जो विश्लेषण है, जो संविधान के आर्टिकल में, संविधान के प्रावधान में जो मुख्य उद्देश्य और विश्लेषण के रूप में रखा गया है, मैं उसको आपको एज इट इज पढ़कर सुनाती हूँ। आप इसे समझें और देखिए किस प्रकार से जो है इस कानून को बिल्कुल दायित्व से मुक्त रखा गया, क्योंकि शिक्षा कोई सामान्य बात नहीं है। शिक्षा एक ऐसी जरूरत है सभी व्यक्ति का, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो विदेश का हो, चाहे वो किसी भी समाज का व्यक्ति हो। शिक्षा एक बेसिक जरूरत है और इसके लिए सरकार को अपने से दायित्व लेना ही चाहिए। यदि इसका जो मुख्य मुद्दा और मुख्य विश्लेषण किया गया है, मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 1, यदि प्राधिकारीगण उसे कहते हैं जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है, शिक्षा से संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं उनको प्राधिकारीगण कहते हैं।
यदि प्राधिकारीगण प्राथमिक शिक्षा के अधिकार को प्रदान करने में असफल रहते हैं, विनिर्दिष्ट शास्त्री का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। ये कितनी बड़ी बात है कि जो प्राधिकारीगण हैं उनको जो है किसी प्रकार की जो शास्ति है मतलब दंड से बिल्कुल प्रावधान नहीं किया गया है कि वो इस कानून का वायलेशन करने पर किसी भी व्यक्ति को जो है शास्ति या दंड दिया जाए, ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं रखा गया है। नंबर 2, राज्य सरकार एवं स्थानीय प्राधिकारी दोनों को मुक्त एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का कर्तव्य है। इस कर्तव्य में भाग लेना किसी भी सरकार को जिम्मेदार धारित किए जाने के लिए अग्रसर नहीं करता है। मतलब सरकार जो है जिम्मेदार जो ग्रहण करने के लिए, जिम्मेदारी उठाने के लिए अग्रसर नहीं कर रही है। यह विधेयक मतलब यह बच्चों को स्कूल जाने तथा भौतिक संरचना के अधिकार का प्रावधान करता है। यह अनुच्छेद जो है यह निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यह जो है विधेयक बच्चों को स्कूल जाने के और भौतिक संरचना के अधिकार का प्रावधान करता है। परंतु यहाँ पर बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है, परंतु उस बच्चे को, जो बच्चा स्कूल जा रहा है, उस बच्चे को सीखने की गारंटी नहीं देता है। आप स्वयं एक साधारण सोच का व्यक्ति भी इस बात को अच्छे से समझ सकता है कि हम अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं और वहाँ पर जो कानून, ये शिक्षा का अधिकार जो दिया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो है यह विधेयक बच्चों को स्कूल जाने और भौतिक संरचना के अधिकार का प्रावधान करता है, लेकिन सीखने की गारंटी नहीं देता है। बच्चा जाएगा किस उद्देश्य से? जब जो व्यवस्था, जो अधिकार दिया जा रहा है, उस अधिकार का तो पूरी तरह से वायलेशन हो रहा है। जब कुछ बच्चा सीखेगा ही नहीं, सीखने की ही गारंटी नहीं, जिस उद्देश्य के लिए यह कानून लाया गया उस उद्देश्य की पूर्ति ही नहीं हो रही है, तो इन ढेर सारे प्रावधानों का तात्पर्य क्या होता है? क्योंकि हाँ, बच्चा अगर स्कूल जा रहा है तो सीखने के लिए जा रहा है, सीखने की गारंटी यह कानून नहीं देता है। यह सरकारी स्कूलों को किसी परिणाम से मुक्त करता है, उन्मुक्त करता है। मतलब वो किसी भी तरीके का परिणाम हो, चाहे वो फेल हो, पास हो या कोई भी परिणाम उन्मुक्त करता है, ये यदि विनिर्दिष्ट मानक नहीं अपनाते हैं। उच्चतम न्यायालय ने यूनिकृष्णन मामले में 6 से 14 वर्ष के बालकों को शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार घोषित कर दिया था, और अब सरकार ने मूल अधिकार के रूप में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पास किया। लेकिन आज 2020 तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था की स्थिति में कोई विशेष सुधार नजर नहीं आ रहा है। हमें बड़ी चिंता के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति बहुत लचर, बहुत कमजोर अवस्था में है। बालकों की बहुत ही गंभीर स्थिति है। इस मुद्दे पर हमारे पास केवल सवाल ही सवाल है, क्योंकि हमारे सरकारी विद्यालय की जो बिल्डिंगें हैं वो टूटी हैं, वहाँ पर अच्छी पानी पीने की व्यवस्था नहीं है, अच्छे जो है लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, वो टूटी हुई बिल्डिंगें हैं, छत से बरसात में पानी टपकते हैं, बिल्डिंगों की बहुत खराब स्थिति है, बैठने की व्यवस्था नहीं है। और इस अवस्था में इस कानून को लागू कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है। भारतीय लेखक डॉक्टर M.L. परिहार की एक पुस्तक है, डॉक्टर M.L. परिहार सर की पुस्तक है दलितों को अनपढ़ रखने की साजिश। पुस्तक के अध्याय 3 में भावी पीढ़ियों को गुलाम व अनपढ़ रखने की साजिश पाठ से थोड़ा सा संदर्भ मैंने लिया है कि नई शिक्षा नीति का विश्लेषण। इसमें भारत के संविधान में, जो भारत का संविधान है,
उसमें ये व्यवस्था दी गई थी। भारत के संविधान में भारत की भावी पीढ़ियों को शिक्षित करने का दायित्व सरकार के कंधों पर रखा गया था। संविधान निर्माताओं ने शिक्षा की व्यवस्था जो थी वो सरकार के कंधों पर रखी गई थी। इस बोझ को, इस दायित्व को सन 1991 में सरकार ने अपने कंधों से उतार फेंकने का निर्णय किया और उस निर्णय का प्रतिफल आज के निजीकरण और व्यवसायीकरण के रूप में भारत देश के नागरिकों के सामने है। आज शिक्षा कितनी महंगी और कितनी व्यवसायीकरण हो गई है, इसका हर व्यक्ति अच्छी तरीके से जानता है। यदि भारत की जनता ने शिक्षा की निजीकरण और व्यवसायीकरण के इसी नीति को बिना सुधार के चलने दिया, जो व्यवसायीकरण और निजीकरण की तरह से ये शिक्षा चल रही है, अगर इसी तरह चलने दिया तो भारत की आने वाली पीढ़ियों को पूंजीवाद की गुलामी और अनपढ़ रखने की जलालत, बदनामी और जलालत से कोई नहीं बचा सकता है। क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा नीति है वो व्यवसायीकरण और निजीकरण के कारण आज जो है दो वर्गों में बच्चों की परवरिश हो रही है। एक है जिसको किताबें उपलब्ध नहीं, ड्रेस उपलब्ध नहीं, बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंगें टूटी फूटी हैं, बैठने की व्यवस्था नहीं है, उसे सही तरीके से भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसे सही तरीके से गाइडेंस, शिक्षा, टीचर नहीं उपलब्ध हो रहे हैं। और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा बालक है जो बिल्कुल सुविधा संपन्न स्कूलों में पल बढ़ रहा है। उन दोनों में कैसे हम सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं? उन दोनों को कैसे हम एक साथ मूलधारा में कैसे ले आ सकते हैं? क्योंकि दोनों की परवरिश अलग अलग है। इसलिए हमें अपनी शिक्षा व्यवस्था की नीतियों पर सुधार करना है और इसे समान समता के अधिकार, सम्यक रास्ते पर ले आना है, जिससे सभी का समान विकास हो और सभी मूलधारा में आगे आए और अपने भारत को आगे बढ़ाएं। एक महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि शिक्षा का भार सरकार को क्यों वहन करना चाहिए? शिक्षा का भार सरकार को क्यों वहन करना चाहिए? इस सवाल का जवाब जानते हैं। इतिहास की ओर हमको देखना होगा, इतिहास की ओर हम चलते हैं। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने एक बहुमूल्य सुझाव दिया था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, डॉक्टर अंबेडकर जब बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर थे, तब उन्होंने कहा था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, अपने भाषण में कहा, एक धनवान व्यक्ति अपने बेटे बेटियों को पढ़ने के लिए एक से एक विद्वान को नियोजित रख सकता है, अच्छे से अच्छा शिक्षण संस्थान में उसे शिक्षा दिलवा सकता है, किंतु एक साधारण नागरिक ऐसा नहीं कर सकता। अतः सरकार का दायित्व है कि वह सरकारी स्कूल खोले और आम आदमी के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करें। ये डॉक्टर अंबेडकर के भाषण है, डॉक्टर अंबेडकर के बहुमूल्य सुझाव हैं। हम सभी भारत के लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर के इसी विचार के विकास के फलस्वरूप भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में 1950 में सरकार का यह दायित्व तय किया गया था कि वह 14 वर्ष तक के बालकों, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, के शिक्षा के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षण की व्यवस्था करें। यह नीति निर्देशक तत्व में संविधान सभा के माध्यम से डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माताओं ने इसको रखा था। महत्वपूर्ण बात यह है, यदि सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करती, यदि हमारी सरकार अपने इस दायित्व का निर्वहन करती तो भारत में आज एक व्यक्ति भी निरक्षर, अनपढ़ नहीं होती। क्योंकि जो व्यक्ति 1950 में पैदा हुआ वह आज 12 जून 2020 तक लगभग 70 साल का हो चुका है। और संविधान निर्माताओं ने संविधान में कल्याणकारी राज्य की सिद्धांत की बात की थी। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा में कल्याणकारी राज्य की बात की थी, जिससे शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण
शिक्षा जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को सरकार का दायित्व इसीलिए इसी उद्देश्य पर दिया गया था कि भारत की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सरकार के दायित्व में रहेगी, सरकार के अंडर में रहेगी, तो वो समता के अधिकार को, समता की व्यवस्था को, समता के अवसर को सभी को प्रोवाइड कराएगी। लेकिन निजी और व्यवसायीकरण के कारण आज शिक्षा दो बच्चों को दिया जा रहा है, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है। शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है, शिक्षा एक ऐसी जरूरत है कि जिससे एक विवेकशील, एक बुद्धिमान, एक वैज्ञानिक सोच और एक समुचित इंसान की, समुचित नागरिक का निर्माण करती है। और जब तक कि सही शिक्षा सभी बच्चों को उपलब्ध नहीं होगी, तब तक हम अपने देश को, अपने समाज को, अपने लोगों को आगे नहीं ले जा सकते हैं। और अगर हमें अपने देश को आगे ले जाना है तो शिक्षा व्यवस्था पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। इसी शब्द के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अनुच्छेद 22 पर बात करेंगे। और आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल दबाएं जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमें इस सामाजिक पहल को आगे ले जाना है, इसमें आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। इसी के साथ जय भीम, जय संविधान, जय भारत। शुक्रिया।